नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्व बैंक ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट जारी की। मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका पर मतदान के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत निर्मित कफ सिरप के खिलाफ चेतावनी जारी की। सरकार उन सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान कर रही है जिनके पास जमीन तो है लेकिन कोई लाभकारी व्यवसाय नहीं बचा है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हुए और रेल मंत्रालय सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग के तहत 16 स्टेशनों के लिए बोली आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण संगठन विश्व बैंक की। विश्व बैंक ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट जारी की है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी द्विवार्षिक रिपोर्ट श्रृंखला है। ये रिपोर्ट वैश्विक गरीबी और साझी समृद्धि पर नवीनतम अनुमान और रुझान प्रदान करती है। विश्व बैंक ने $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को नई चरम गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया है। ये वर्ष 2017 की क्रय शक्ति समता यानी पीपीपीज पर आधारित है। इससे पहले गरीबी रेखा का निर्धारण $1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर किया जाता था। और आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी की वजह से वर्ष 2020 में वैश्विक चरम गरीबी दर बढ़कर अनुमानतः 9.3% हो गई थी, जबकि वर्ष 2019 में ये 8.4% थी। इस तरह की आर्थिक अक्षमताओं का प्राथमिक कारण है कोविड के दौरान गंभीर आर्थिक मंदी और हालिया यूक्रेन युद्ध। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्ष 2030 तक दुनिया से चरम गरीबी के उन्मूलन के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। आपको बता दें कि वर्ष 2019-20 में भारत की 10% आबादी $1.90 से $2.15 की नवीनतम गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। वर्ष 2020 में 5.6 करोड़ भारतीय आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 12% आबादी और शहरी क्षेत्रों में 6% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। वर्ष 2011 से भारत में गरीबी में कमी आई है। ऐसा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। सबसे अमीर लोग महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव से तेजी से उबरने में सफल रहे हैं और इससे दशकों में वैश्विक असमानता में पहली बार वृद्धि की शुरुआत हुई है। हालांकि इस रिपोर्ट में राजकोषीय पहलू के तहत कई उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे कि व्यापक सब्सिडी की बजाय लक्षित नकद हस्तांतरण का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। दीर्घकालिक समृद्धि के लिए सार्वजनिक व्यय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और गरीबों को प्रभावित किए बिना कर राजस्व जुटाने पर बल दिया जाना चाहिए। मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका पर मतदान के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकार को प्रोत्साहन शीर्षक वाले संकल्प को अपनाया है। परिषद के 47 सदस्यों में से 20 ने संकल्प के पक्ष में मतदान किया था। संकल्प में श्रीलंका सरकार से कहा गया है कि वो मानवाधिकारों के उल्लंघन और मौजूदा आर्थिक संकट से संबंधित सभी कथित अपराधों की निष्पक्ष जांच और अभियोजन सुनिश्चित करे। संकल्प पर मतदान के दौरान 20 देश अनुपस्थित रहे। 7 देश, जिनमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं, इन्होंने संकल्प के खिलाफ मतदान किया। संकल्प के विरुद्ध मतदान प्रभावी रूप से श्रीलंकाई सरकार का समर्थन है। हालांकि भारत इस संकल्प पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा, लेकिन उसने श्रीलंकाई सरकार से तमिल अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह भी किया है। भारत को लगता है कि 13वें संशोधन के तहत वास्तविक हस्तांतरण और शीघ्र प्रांतीय चुनाव संबंधी प्रतिबद्धताओं को लागू करने में श्रीलंका सरकार के कदम अपर्याप्त रहे हैं। 13वें संशोधन में प्रावधान किए गए हैं कि तमिल श्रीलंका की आधिकारिक भाषाओं में से एक होगी और पूरे देश में पर्याप्त अधिकारों वाली प्रांतीय परिषदों की स्थापना की जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में एक और प्रारूप संकल्प में भी हिस्सा नहीं लिया।
ये संकल्प चीन के शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा के आह्वान से संबंधित था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। 47 देश इसके सदस्य हैं। ये दुनिया भर में सभी मानवाधिकारों के प्रसार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ये उन सभी विषयगत मानवाधिकार के मुद्दों और स्थितियों पर चर्चा करती है जिन पर पूरे वर्ष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगली खबर सरकार और सरकारी उपक्रमों से संबंधित है। सरकार उन सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान कर रही है जिनके पास जमीन तो है लेकिन कोई लाभकारी व्यवसाय नहीं बचा है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों की पहचान कर रही है जिनके पास पर्याप्त जमीन है, जिनके पास बहुत कम या कोई व्यवसाय नहीं बचा है जिसका निजीकरण किया जा सके या बेचा जा सके। सरकार ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना की है। ये एक पूर्ण सरकारी कंपनी है। ये उन सभी सार्वजनिक उपक्रमों से भूमि प्राप्त करेगी जो या तो बंद रहे हैं या फिर जिन्हें बेचा जा रहा है। भूमि मुद्रीकरण परिसंपत्ति मुद्रीकरण का ही एक हिस्सा है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण को परिसंपत्ति या पूंजी पुनर्चक्रण भी कहा जाता है। इसके तहत परिसंपत्ति को आर्थिक मूल्य में बदलने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसके अंतर्गत सरकार एक निश्चित अवधि के लिए अपनी परिसंपत्ति पर से नियंत्रण हस्तांतरित कर देती है। यदि पट्टे की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो इस परिसंपत्ति को सरकार को वापस करना होता है। इससे पहले राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी एनएमपी लॉन्च की गई थी। ये लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का परिसंपत्ति के मुद्रीकरण का रोड मैप है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान एनएमपी के तहत हस्तांतरण या निजी निवेश के रूप में लगभग 97,000 करोड़ रुपए के कुल मुद्रीकरण मूल्य के लेन देन को पूरा किया गया था। इस मुद्रीकरण के लाभ ये हैं कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, अधिक राजस्व प्राप्त होता है, उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना संभव हो पाता है और समग्र लोक कल्याण के लिए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को निर्बाध रूप से एकीकृत करने में मदद मिलती है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए वर्षवार लक्ष्य जो रखे गए हैं उसमें 2021 और 22 के लिए 88,190 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 22-23 के लिए 1,62,422 करोड़ रुपए, 23-24 के लिए 1,79,544 करोड़ रुपए और वर्ष 2024-25 के लिए 1,67,345 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर WHO से संबंधित है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बने कफ सिरप के खिलाफ चेतावनी जारी की है। WHO ने भारत के मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए 4 कफ कोल्ड सिरप पर एक चिकित्सा उत्पाद चेतावनी जारी की है। WHO ने सतर्क किया है कि गाम्बिया में बच्चों के गुर्दे को पहुंचे अधिक नुकसान और मौत के मामले इन सिरप से जुड़े हो सकते हैं। WHO ने कथित तौर पर कहा है कि वो भारत में संबंधित कंपनी और विनियामक प्राधिकरणों के साथ आगे की जांच कर रहा है। ये काफी गंभीर मामला है क्योंकि इससे भारत की जो एक छवि अभी तक बनी थी फार्मास्यूटिकल और जेनरिक दवाओं को लेकर के, भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और पूरे विश्व में भारत की जेनरिक दवाओं की चर्चा है। ऐसे में इस तरह की घटना भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए एक बड़ा सेटबैक है। भारत में अगर दवा विनियमन की बात की जाए तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO भारत में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन, नैदानिकी और उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करता है। CDSCO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। CDSCO के अन्य कार्य हैं। CDSCO नई दवाओं के बाजार अनुमोदन को विनियमित करता है। ये क्लिनिकल परीक्षण मानकों को विनियमित करता है, दवा आयात का निरीक्षण करता है और दवा निर्माताओं को लाइसेंस की मंजूरी देता है। CDSCO और राज्य के विनियामक संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण दवाओं की कुछ विशेष श्रेणियों जैसे कि रक्त और रक्त से जुड़े उत्पाद, वैक्सीन आदि के लिए लाइसेंस देने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार है और भारत का औषधि महानियंत्रक CDSCO का अध्यक्ष होता है। दवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी विवाद होने पर DCGI यानी भारत का औषधि महानियंत्रक का कार्यालय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। रेल मंत्रालय सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग के तहत 16 स्टेशनों के लिए बोली आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। ये उन 1253 रेलवे स्टेशनों के अलावा हैं जिन्हें आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिन्हित किया गया है। इन रेलवे स्टेशनों को यात्रियों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक बनाया जाएगा। PPP किसी सरकारी संगठन और निजी कंपनी के बीच एक सहयोगात्मक समझौता होता है।
ये समझौता किसी परियोजना को पूरा करने या लंबी अवधि के लिए स्थानीय आबादी को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। पीपीपी में कई डिलीवरी मॉडल शामिल हैं, जैसे कि परिचालन और रखरखाव यानी ऑपरेट एंड मेंटेनेंस। दूसरा मॉडल है निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण यानी बीओटी मॉडल यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तीसरा मॉडल है निर्माण, स्वामित्व, परिचालन, हस्तांतरण, बूट मॉडल। इसके अलावा डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण मॉडल। पीपीपी से लाभ ये होता है कि परियोजना लागत की वसूली में एक तो मदद मिलती है, क्योंकि वर्तमान में रेलवे की माल भाड़ा संरचना अत्यधिक क्रॉस सब्सिडी पर निर्भर है और इस कारण परियोजना लागत की वसूली नहीं हो पाती है। रेलवे परियोजनाओं के आधुनिकीकरण में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा मिलता है। कुशल कार्यबल और अन्य निर्माण उपकरणों की कमी के कारण रेलवे का प्रदर्शन कमजोर रहता है। पीपीपी से इस समस्या को निपटने में मदद मिलती है, लेकिन रेलवे में पीपीपी से संबंधित चुनौतियां भी मौजूद हैं, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में देरी होती है। इसके अलावा अलग अलग विनियामक संस्थाओं से कई प्रकार की मंजूरी और अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। उचित योजना निर्माण की कमी और अवास्तविक लागत अनुमानों के कारण पीपीपी परियोजनाओं की निविदाएं अधिकतर अव्यवहारिक होती हैं और इसके अलावा विवाद समाधान की प्रक्रिया अप्रभावी है तथा भारत में मानक पीपीपी पद्धतियां वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हुए। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। इसे केंद्र सरकार, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने संयुक्त रूप से स्थापित किया था। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने एक बड़ा अभियान गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता भारत का गुणवत्ता आंदोलन शुरू किया है। यह अभियान भारत द्वारा गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बनाए रखने के सतत प्रयासों का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया है। QCI के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान की निगरानी और प्रशासन करना। इसका लक्ष्य आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं दोनों को गुणवत्ता की आधुनिक अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करना है। सरकारों, संस्थानों और उद्यमों के स्तर पर उपयुक्त क्षमता विकसित करना है। इससे निरंतर गुणवत्ता सुधार को कार्यान्वित करने और संस्थागत बनाने में मदद मिलेगी। प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रमों को विकसित करना, स्थापित करना और संचालित करना QCI के उद्देश्यों में से एक है। इसके अलावा भारत के उद्यमों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ये प्रोत्साहन गुणवत्ता प्रबंधन मानकों और गुणवत्ता बढ़ाने वाले साधनों को अपनाने और उनका पालन करने के माध्यम से दिया जाता है। QCI प्रत्यक्ष रूप से MSMEs को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। QCI अपने बोर्डों के माध्यम से प्रत्यायन कार्यक्रम संचालित करता है और ये बोर्ड हैं प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और राष्ट्रीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान PDRD। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 14 राज्यों को PDRD अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी की है। PDRD यानी पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों को यह अनुदान राशि क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार जारी की जाती है। इसका उद्देश्य अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करना है। इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण 15वें वित्त आयोग ने किया है। भारत न्यूजीलैंड संबंध। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री के साथ एक बैठक संपन्न की। इस बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष के परिणामों जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध राष्ट्रमंडल, संसदीय लोकतंत्र और अंग्रेजी भाषा के संबंधों में निहित हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देशों का दृष्टिकोण समान है। भारत अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में क्वाड प्लस देशों, जिसमें कि न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम शामिल हैं, तथा कनाडा के साथ बहुक्षेत्रीय संलग्नता को बढ़ावा दे रहा है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड एक महत्वपूर्ण हित साधक है।
भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन संपन्न हुआ। संशोधित USISCEP को अमेरिका भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के अनुसार लॉन्च किया गया था। इस साझेदारी का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना, उभरती हुई स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विस्तार करना और इन 5 स्तंभों के माध्यम से तकनीकी समाधान को लागू करना है। इनमें शामिल हैं उत्तरदायी तेल और गैस स्तंभ, विद्युत और ऊर्जा दक्षता स्तंभ, नवीकरणीय ऊर्जा स्तंभ, सतत विकास स्तंभ और उभरते ईंधन तथा प्रौद्योगिकियां। दक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष का शुभारंभ किया है। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड कार्यप्रवाह एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से RBI बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुपालन अपेक्षाओं की निगरानी अधिक कुशलता से करेगा। ये एप्लीकेशन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना, निष्पादन, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण को भी सक्षम करेगा। ये प्लेटफॉर्म कभी भी कहीं भी सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाएगा। दक्ष का मतलब है कुशल और सक्षम। ये एप्लीकेशन की अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाता है। ब्रिक वर्क रेटिंग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ब्रिक वर्क रेटिंग्स को बंद करने का आदेश जारी किया है। ये सेबी के तहत पंजीकृत एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये बैंक ऋण, अपरिवर्तनीय डिबेंचर, वाणिज्यिक पेपर, सावधि जमा, प्रतिभूतिकृत पत्र, सुरक्षा रसीद आदि पर अपनी रेटिंग सेवाएं प्रदान करती है। सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विनियम 1999 से प्राप्त शक्तियों के आधार पर करता है। कुछ प्रमुख भारतीय क्रेडिट रेटिंग कंपनियां हैं क्रिसिल, इक्रा, फिच, केयर, ओनिक्रा समेरा। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC जिनेवा में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित कर रहा है। भारत IEC की भारतीय राष्ट्रीय समिति के माध्यम से इसके कार्यों में भाग ले रहा है और अपना योगदान दे रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक INC IEC का अध्यक्ष है। वर्तमान में भारत IEC मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड और बाजार रणनीति बोर्ड का सदस्य है। ये दोनों बोर्ड तकनीकी मामलों और भविष्य के कार्य के लिए प्रासंगिक विषय क्षेत्रों की पहचान करने से संबंधित IEC के सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय हैं। हाइड्रोजन को फायरिंग। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और GE गैस पावर ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य गुजरात के कवास विद्युत संयंत्र में स्थापित गैस टरबाइनों में प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित हाइड्रोजन की को फायरिंग के प्रदर्शन की व्यवहार्यता का पता लगाना है। को फायरिंग के तहत एक ही दहन उपकरण का उपयोग करके प्राथमिक ईंधन के साथ एक द्वितीयक ईंधन का दहन किया जाता है। GE गैस पावर प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के लिए आवश्यक गैस टरबाइन इकाइयों और सहायक उपकरणों में संभावित परिवर्तनों का मूल्यांकन करेगा। इसके बाद व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर हाइड्रोजन की 5% को फायरिंग के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को आरंभ किया जा सकता है। चंद्रमा की उत्पत्ति से जुड़ी नई परिकल्पना। 1970 के दशक के मध्य से खगोलविदों की ये मान्यता रही है कि चंद्रमा पृथ्वी और थिया नामक एक प्राचीन मंगल के आकार के प्रोटोप्लैनेट के बीच टकराव से बना है। विगत सिद्धांतों के मुताबिक चंद्रमा का निर्माण इस टक्कर के महीनों या वर्षों बाद पिघले हुए थिया के मलबे के क्रमिक जमाव से हुआ है। एक नई परिकल्पना से ये भी पता चला है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया नहीं हो सकती, बल्कि ये कुछ ही घंटों में घटित प्रक्रिया है। ये नई परिकल्पना सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नाक्स को उनकी एक रचना के लिए वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उनकी रचना स्मृति, परिवार और समाज के अस्पष्ट पक्षों पर प्रकाश डालती है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम द्वारा प्रदान किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और गैर यूरोपीय थे।
और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। थाईलैंड यहाँ की राजधानी बैंकॉक है। ये पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये 2 व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। इसके उत्तर में एक बड़ा मुख्य भूखंड और दक्षिण में एक छोटा प्रायद्वीपीय विस्तार है। ये पश्चिम में म्यांमार से, उत्तर और पूर्व में लाओस से, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया से और दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ है। थाईलैंड भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम से अपनी समुद्री सीमाएं साझा करता है। इसके उत्तर पूर्व में खोरात का पठार अवस्थित है। थाईलैंड में 2 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, चाओ फ्राया और मेकांग नदी। इसके अलावा दोई इंथानन थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये 8,415 फीट ऊंचा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।